नमस्ते दोस्तों, आप कैसे हैं। आप हमारे चैनल पर आ जाइए और हमारे चैनल को पर भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक जो यूजीसी नेट में संपूर्ण नाटक 14 नाटक लगे हुए हैं, उसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र का पहले रचनाकार हैं जिनका नाटक है अंधेर नगरी। और मैं इनको प्रयास कर रही हूँ कि आप लोगों को समझा पाऊँ भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक को। और आप लोग भी देखिए और अगर जैसा लगेगा इसमें अगर कुछ सुधार करना होगा तो वो भी बताइएगा। अभी तो मैं टेक्स्ट बुक से नहीं पढ़ा रही हूँ किन्हीं कारणों से, लेकिन मैं इसके बाद जस्ट हम पूरा प्रयास रखेंगे कि पूरी टेक्स्ट बुक को मैं पढ़ाऊँगी। तो आप हमारे चैनल पर देखिए और जैसा लगे वैसा कमेंट करते रहिए। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र अंधेर नगरी का प्रकाशन वर्ष 1881 ईस्वी में हुआ था और यह नाटक 6 अंकों में विभक्त था। और यह प्रहसन शैली में था। तो प्रहसन शैली में था और जिसके वजह से शैली में लिखे गए इस नाटक में तत्कालीन, यहाँ देखिए, तत्कालीन समय की सत्ता और विसंगतियों और मूर्खता से उपजी परिस्थितियों का व्यंग्यात्मक चित्रण किया गया है। मतलब उस समय प्रहसन शैली, प्रहसन मतलब हास्य, अंधेर नगरी में एक हास्य, इसमें हंसी मजाक की राजा की मूर्खता के कारण राजा को फांसी पे लटका दिया जाता है। इस नाटक में यही दिखाया गया है कि मूर्खता की वजह से आदमी को कितना भी बहुत बड़ा दंड का सामना करना पड़ता है। तो अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र का बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है और बहुत ही अच्छा नाटक है जिसे यूजीसी के नेट सिलेबस में रखा गया है। तो प्रहसन शैली में लिखे गए इस नाटक में तत्कालीन समय में सत्ता की विसंगतियों और मूर्खता से उपजी परिस्थितियों का व्यंग्यात्मक चित्रण किया गया। इस लाइन में यह बताया गया है कि इस नाटक में है क्या। आप बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं कि इस नाटक में क्या रखा गया है। और यह 1881 में इसका प्रकाशन है और यह 6 अंकों में विभक्त है। यह पृष्ठभूमि है। यह नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा एक दिन में रचा गया। यह भी इसकी बहुत बड़ी खासियत है कि जैसे आपसे अगर पूछ लिया जाए कि कौन सा नाटक भारतेंदु जी का एक ही दिन में रचा गया है तो वह भारतेंदु हरिश्चंद्र। यह लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है। कभी कभी यह यूजीसी नेट के में जो क्रम वाला आता है, कई 4-5 दे देते हैं और आंसर, उसमें से 3 आंसर सटीक होते हैं, सही होते हैं। तो आपको सही आंसर पर जाना होता है और नीचे कोड में आंसर देना होता है। तो इसी तरह यह देखिए, ये वाला जो है कि एक ही दिन में रचा गया नाटक है। तो यह जो सेंटेंस है एक ही दिन में, तो एक ही दिन में रचा गया भारतेंदु हरिश्चंद्र का अंधेर नगरी नाटक है। भारत दुर्दशा भी है, लेकिन भारत दुर्दशा एक दिन में नहीं रचा गया है। अब उसी तरह देखिए, इसमें है कि उसी दिन, एक ही दिन में तो रचा ही गया, लेकिन दूसरा इसमें खेल क्या हो गया कि यह दशाश्वमेध घाट पर खेला गया था ना। कभी कभी लिख देता है कि यह 80 घाट पे रचा गया था, हरिश्चंद्र घाट पे रचा गया था। भाई भारतेंदु हरिश्चंद्र है तो लोग तर्क लगा लेते हैं कि यह हरिश्चंद्र घाट पे रचा गया था, लेकिन नहीं, आपको यह ध्यान देने की बात है कि यह दशाश्वमेध घाट पर रचा गया था। तो यहाँ देखिए, आपको मैं 2 आंसर, हम आपको ट्रिक वाइज, तो आप एक ही दिन में रचा गया और दशाश्वमेध घाट पर खेला गया। रचा गया था एक दिन में और दशाश्वमेध घाट पर खेला गया था उसी दिन कहा। तो यह 2 पॉइंट आप नोट करते चलिए और हमारे चैनल को पर जो भी आपको लगे सुझाव आप दीजिए। कहा यह भी जाता है कि भारतेंदु ने
एक जमींदार को लक्ष्य करके उसे सुधारने के लिए यह नाटक रचा है। इसे प्रशंसा। अब ये कहते हैं कि यह एक जमींदार मतलब क्या होता है? एक जो जिसके पास ज़्यादा मतलब खेती उती होता है और ज़्यादा उसके पास धन दौलत होता है, वह जमींदार कहा जाता है। तो पुराने ज़माने जो 1821 में ये लिखा गया नाटक था, तो कोई जमींदार था, उसके पास धन दौलत तो बहुत था, लेकिन वह मूर्ख था जिसकी वजह से उसका सारा धन दौलत नष्ट हो गया। तो इसी चीज़ को इसमें लक्ष्य करके लिखा गया है। तो इसमें है कि एक जमींदार को लक्ष्य करके भारतेंदु जी ने रचा है। तो जमींदार को लक्ष्य करके कौन सा नाटक रचा गया, यह भी आपका पॉइंट बन सकता है। तो आप इन सब चीज़ों को समझिए। पढ़ाने के लिए तो बहुत से यूट्यूब पर चैनल हैं, बहुत पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम जो पढ़ाते हैं थोड़ा सा हम ट्रिक वाइज बच्चों को हम जब बताना चाहते हैं। इसकी विषय वस्तु आप लोग ध्यान दीजिएगा। यह मनोरंजन को आधार बनाकर तत्कालीन व्यवस्था पर कड़ा प्रहार किया गया था। नाटक में शासक की भ्रष्टता, धार्मिक विसंगतियों एवं हिंदुस्तान की कमियों की ओर ध्यान इंगित किया गया था। इसमें क्या था? मनोरंजन को आधार बनाकर तत्कालीन व्यवस्था पर कड़ा प्रहार किया गया था। नाटक में शासक की भ्रष्टता, धार्मिक विसंगतियों एवं हिंदुस्तान की कमियों की ओर ध्यान इंगित किया गया है। इसमें लालच छोड़कर ज्ञानी और समझदार बनने की नसीहत दी गई है। यह नाटक बहुत महत्वपूर्ण है कि इसमें लालच को छोड़ देना चाहिए, छोड़कर ज्ञानी और समझदार बनना जरूरी होता है। लालच हर जगह नहीं काम करती है। लालच सोचिए कि 1% माना जाता है कि जीवन में लालच करना चाहिए, और 98% आपको समझदारी और बुद्धिमानी से काम करना चाहिए। लालच 1% के लिए करना चाहिए, तभी आप उसका कार्य में 100% सफल हो पाएंगे। तो लालच नहीं करना चाहिए अपने लक्ष्य को। तो इसमें लालच को छोड़कर ज्ञानी और समझदार बनने की नसीहत दी गई है। इस नाटक में आदर्शहीनता, अनैतिकता, मानसिक गुलामी का खाका खींचते हुए असत्य पर सत्य की विजय दिखलाई गई है। भारतेंदु ने इस नाटक में कई गीत एवं नीति वचन रखे हैं। इस नाटक में कई गीत भी रखा गया है और इसमें और नीति वचन भी रखे गए हैं, जैसे कि समझदारी को बढ़ावा दिया गया है। इसमें नीति वचन से क्या होता है? ज्ञानवान का परिचय होता है। नीति वचन, जो ज्ञानवान रहता है वो नीति वचन को धारण करता है। तो आप हमारे इसमें हलवाई वाले प्रकरण में तुकबंदी देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि उन पर पारसी थिएटर का थोड़ा प्रभाव है। इसमें तरह तरह के बाज़ार में जो अंधेर नगरी है, आगे आप पढ़ेंगे, उसमें बाज़ार है और बाज़ार में तरह तरह के सामान बिक रहे हैं। तो उसमें एक हलवाई भी है। तो वह हलवाई जो तुकबंदी है वह ऐसा प्रतीत होता है कि उसमें पारसी थिएटर का भी थोड़ा सा प्रभाव है। तो हलवाई है, उसमें कुजड़िन है, फल बेचने वाली है और खिरनी बेचने वाली है, और ये सब है, तमाम तरह के हैं। तो उसमें वो लोग सब तरह तरह के कहते हैं कि तरह तरह के खाना वहाँ बिक रहा है। तो आगे आप पढ़ेंगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा। इसमें पात्र हैं। पहला इसमें पात्र है, एक साधु महंत है। इसका ये आप पूरा एक वो बना लीजिए, इमेज बना लीजिए। एक साधु है, उसके 2 शिष्य हैं। एक पहले शिष्य का नाम है गोवर्धन दास। जो गोवर्धन दास है वह लोभी शिष्य है, और नारायण दास जो है वह गुरु के वचनों पर, आज्ञा पर चलने वाला है, जो नारायण दास है। तो आप इसे ट्रिक से समझ सकते हैं। नारायण मतलब जो भगवान को ही नारायण कहा जाता है। वैसे तो गोवर्धन को भी कहा जाता है, गोवर्धन दास, लेकिन नारायण जो है सीधे सूर्य भगवान को संबोधित करते हैं। तो यह गुरु के बातों पे चलता था
और गोवर्धन दास जो था वह गुरु की बातों पर नहीं मानता था। तो जो गुरु की बात को नहीं मानेगा तो वह क्या होगा, असफलता को हासिल करेगा। तो आप हमारे ट्रिक को आप समझ ले जाइए। इसमें पूछता है कि कभी कभी पूछ लेता है कि महंत अरे गोवर्धन नारायण दास गुरु के शिष्य को नहीं मानते, गुरु की बातों को नहीं मानते थे। नहीं, गोवर्धन दास। तो आप अगर अच्छे से ट्रिक से समझेंगे तो बहुत अच्छे से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे परीक्षा हॉल में, और वरना आगे तो आप खुद ही समझदार हैं। तो गोवर्धन दास एक शिष्य था और एक नारायण दास। इसमें एक कबाब विक्रेता था, कबाब जो बेचा जाता है। एक घासी राम थे जो चना बेचने वाला था। एक नारंगी वाला था, नारंगी बेचने वाला। एक हलवाई था जो मिठाई बेचता था, खाजा वजा बेचता था। एक कुजड़िन थी जो सब्जी बेचने वाली थी। एक मुगल था, मेवा, जैसे मुगल है तो मेवा है, म से मुगल म से मेवा। तो आप इसे भी पढ़ सकते हैं ट्रिक से कि मुगल मेवा फल बेचता था। और पाचक वाला चूरन चूरन के कब खाया जाता है, जब पेट में गैस वगैरह होती है, तो पाचक वाला किसे कहा जाता है, जो चूरन बेचता है। यहाँ देखिए चूरन बेच। मछली वाला तो मान लीजिए मछली। जात वाला जाति बेचने वाला। और राजा चौपट राजा था, और मंत्री चौपट राजा का मंत्री, और 2 नौकर राजा के नौकर थे। तो इस तरह से हमारे चैनल पर हम जो पढ़ा रहे हैं, आप उनके पात्र को आप बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं और उसकी विषय वस्तु को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। और मैं पूरा प्रयास करती हूँ कि आपको मैं पात्र से परिचित और उसके सारे जो सारांश है नाटक को, ये इस चैनल पर मैं वह पढ़ाऊँगी। आप उसकी बेसिक चीज़ों को, हर चीज़ को पहले जान लीजिए, फिर उसके बाद आप टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छा लगेगा। एक फरियादी था जो राजा से न्याय मांगने वाला था, और एक कल्लू बनिया थे जिनकी दीवार से फरियादी की बकरी मर गई थी। तो एक फरियादी आता है और एक कल्लू बनिया है, 2 पार्टी हो गई। तो फरियादी है कि उसकी फरियादी की बकरी थी और कल्लू बनिया की दीवार थी, तो गिर गई। तो इसमें है कि वो जो फरियादी है वो आता है राजा के पास, कहता है कि मेरी कल्लू बनिया की दीवार गिरने से मेरी बकरी दबकर मर गई। तो राजा कहता है अच्छा ठीक है, दीवार को बुलाओ। मतलब तो दीवार तो आती नहीं। तो उनके मंत्री सब बताए कि अरे राजा साहब, दीवार कैसे आएगी। मतलब राजा इतना मूर्ख था कि वह दीवार को ही कह रहा है ले आओ। मतलब दीवार गिर गई तो दीवार को ही कह रहा है कि ले आओ, और ताकि दीवार को हम दंड दें। तो सभी लोगों ने कहा सर दीवार को, तो बोले कि अच्छा ठीक है। तो बोले कि अच्छा ठीक है, दीवार बनाने वाले को ले आओ। तो कहें कि दीवार तो मिस्त्री जो बनाया था उसको ले आओ। तो बोले कि मिस्त्री क्या करेगा आकर। तो ये हुआ कि भाई जिसकी दीवार थी, जो मालिक था दीवार का, वह कल्लू बनिया है, उसे लाया जाए। तो कल्लू बनिया को पकड़ के लाया गया। देखिए, दीवार से फरियादी की बकरी मरी, तो कल्लू बनिया को लाया गया। अब कल्लू बनिया कहते हैं कि मेरी राजा साहब जी हजूर करते हुए आए। राजा साहब मेरी कोई गलती नहीं थी, हमने तो दीवार ऑर्डर दिया था बनाने के लिए, लेकिन बनाया कौन था, कारीगर बनाया था। कल्लू बनिया की दीवार बनाने वाला जो कारीगर था उसे लाया गया, मंत्री लोग पकड़ के लाए। तो कारीगर ने कहा कि अरे भाई हमने तो, हमारा काम था बनाने का, चूना सही नहीं रहा होगा, जो उसका मटेरियल था चूना गारा सीमेंट वो अच्छा नहीं था, इसी की वजह से इतनी जल्दी दीवार गिर गई। हमारा तो काम था बनाने का, मैंने बना दिया था। जैसे कल्लू बनिया ने कहा कि मैंने तो ऑर्डर दिया था, कारीगर ने बनाया था। फिर जब कारीगर आया तो उसने कह दिया कि चूने का जो उसका था सामान वो अच्छा नहीं था, इसके वजह से दीवार गिर गई। और उसके बाद चूने वाला ने फिर बोले कि चूने वाले को ले आओ। राजा ने कहा, देखो राजा कैसा है कि जितना उसको सब समझा रहा है उतना वो समझते चला जा रहा है। उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि मालिक जो है वही है कि उसकी बकरी मर गई है। तो उसे एक समझदार राजा रहता तो कहता ठीक है भाई, कुछ मैं मदद कर दूंगा, गरीब आदमी है फरियादी, उसकी बकरी मर गई है, उसको बकरी का कुछ पैसा वैसा दे के हिसाब किताब बराबर करो।
लेकिन नहीं, वो दीवारें को बुलाने लगे। राजा इतने बुद्धिमान थे, तो वैसे जहाँ राजा रहेंगे तो उस घर का, उस नगरी का क्या हाल होगा। तो यहाँ अंधेर, राजा जो था अंधेरी था, मतलब वो उसको उसके अंदर वो बिल्कुल एकदम मदमस्त रहता था, नशे में हमेशा, पीने खाने वाला था। तो चूने वाले को बुलाया गया। चूने वाले ने कह दिया कि मेरी क्या गलती थी, दीवार बनाने के लिए मसाला तैयार करने वाला। उसने कहा कि मेरी कोई गलती नहीं थी राजा साहब, मेरी गलती तो सिर्फ इतनी थी कि मैं मसाला बनाया हूँ, और तो मेरी कोई गलती नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि भिस्ती ने पानी ज़्यादा डाल दिया हो। तो भिस्ती जो होता है, पानी की मशक, जो आप लोग देखे होंगे, मशक लेकर ऐसे पानी डालने वाला जो होता है, तो मशक से जो भिस्ती था वो पानी ज़्यादा हो सकता है, मसाले में पानी ज़्यादा डालने की वजह से दीवार का जो मटेरियल था वो कमज़ोर हो गया हो। तो भिस्ती को ये हुआ पकड़ के लाओ। तो भिस्ती आया, तो भिस्ती ने कहा कि दीवार बनाने के लिए मसाले में पानी डालने वाला जो है वो आया। तो उसने कहा कि हमने पानी तो डाला था अपने हिसाब से, लेकिन जो कसाई, जिसके भिस्ती के मतलब जो भेड़ ओड़ होती हैं, जो बकरे का जो हड्डी होता है पहले के ज़माने में, उसी से एक पानी पलटने की तरह घड़ा बनता था, प्लास्टिक की तरह। वही बोला कि कसाई ने मशक को बड़ी बना दी थी। जो पानी डालने वाला था मशक, उसे मशक कहा जाता था, जो हड्डी से बनता था। तो वो बोले कि मशक को उसने बड़ा बना दिया था, और इसीलिए लग रहा है कि तो कसाई की गलती है, हमने तो भाई नाप नाप के पानी डाला। हाँ, कारीगर ने कहा कि उस भिस्ती से डाल, लेकिन उसने लग रहा है कि मशक को बड़ा बना दिया था। तो भिस्ती को पकड़ के लाया गया, कसाई को। कसाई, जब भिस्ती कह दिया कसाई ने, तो कसाई को हटा के लाया गया। इन सभी का आपको क्रम भरपूर अच्छे से आप समझ लीजिए कि पहले कौन आता है राजा के दरबार में, यह हमेशा क्वेश्चन बनता है। जैसे कि यहाँ पर बन रहा है क्वेश्चन, ये देखिए, जैसे फरियादी, कल्लू बनिया, और तमाम तरह के। तो यहाँ इस तरह का क्रम, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इसे ट्रिक वाइज आप लोग याद कर लीजिएगा कौन कौन पहले आता है। फिर उसके बाद कसाई ने कह दिया कि भिस्ती के मशक बनाने वाला कसाई जो था, तो उसने कह दिया कि गडेरिया जो था, वो जो भेड़ बेचा था मुझे, बेचने वाला, उसने भेड़ बहुत बड़ी दे दी थी, बड़ी भेड़ का हमें दे दी थी काटने के लिए। कसाई ने कहा कि गडेरिया ने हमको भेड़ बहुत बड़ी दे दी थी, तो इसके वजह से मशक बड़ी बन गई। तो गडेरिया को पकड़ा गया। फिर गडेरिया को 4 सिपाही ने पकड़ के ले आया। तो गडेरिया ने कहा कि मेरी भी कोई गलती नहीं थी, वो कोतवाल साहब जुलूस लेकर जा रहे थे ना, तो उसके वजह से उसमें कई भेड़ें थी। तो उसी समय ने गडेरिया ने भेड़ मांग ली थी, अरे कसाई ने, तो मैंने, कोतवाल की गलती है, वो भाई इतना जुलूस निकाल रहे थे इतनी बड़ी, और वो भीड़ में, तो मैं कोतवाल को देख रहा था, तो इसी की वजह से भेड़ मैंने बड़ी दे दी थी। तो ये हुआ, कोतवाल को पकड़ लाओ। तो कोतवाल, माली और बनिया, ये सब कोतवाल को पकड़ा जाता है। तो कोतवाल को पकड़ के लाया जाता है। वो कहता है कि अरे अरे, मुझे क्यों पकड़ा जा रहा है भाई, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो अपना ड्यूटी कर रहा हूँ, मुझे क्यों पकड़ा है। तो उसी मंत्री लोगों ने कहा चलिए, आपको राजा साहब ने बुलाया, बात करके आप आ जाइएगा। तो फिर यह नाटक सदैव प्रासंगिक रहा, और क्योंकि अन्याय, भ्रष्टता, विवेक शून्यता, मनमानापन अब भी कायम है, नीति उपदेशक द्वारा पाठकों को जगाने का आग्रह करता है। यह नाटक विशेष है कि यह अभी भी भ्रष्टाचार है। मतलब जो 1881 में लिखा गया नाटक है, वह नाटक आज भी लोकप्रिय बना हुआ है, आज भी वैसा ही देश है। ऐसा नहीं है कि इसमें नीति उपदेश द्वारा पाठकों को जगाने का आग्रह है। नीति, अन्य भाषाओं से शब्द लेने में भारतीयों ने कोई परहेज नहीं किया। यह आज भी सर्वाधिक खेले जाने वाले नाटकों में से एक है। कथासार,
पहला अंक है बाह्य प्रांत, मतलब अंधेर नगरी में घुसने से पहले गुरु और गुरु जी अपने दोनों शिष्यों के साथ जाते हैं, उसे बाह्य प्रांत कहा जाता है। तो पहला अंक क्या है? बाह्य प्रांत। ये भी आता है पहले अंक में, कहाँ किस जगह का वर्णन है? बाह्य प्रांत का। दूसरे जगह में कहाँ का वर्णन है? बाजार का, दूसरे अंक में। तीसरे में जंगल का होगा, देखते हैं, जंगल का। तो इस तरह का ये इसमें ये भी बनता है, कोड बनता है कभी को कि पहले अंक में ऐसे भी पूछ सकते हैं कि पहले अंक में किस जगह का उसमें दिखाया गया है, दूसरे में कौन सा, तीसरे में, इस तरह का क्वेश्चन भी बनता है। इसमें पहले अंक में इसमें महंत, नारायण दास, महंत और साधु या कुछ भी कह सकते हैं, योगी, ये इसमें ये जान लीजिए कि इसमें महंत जो है पहले अंक में नारायण दास और गोवर्धन दास प्रस्तुत होते हैं। बाह्य प्रांत में महंत भिक्षा मांगने के क्रम में अपने दोनों शिष्यों को अधिक लोभ न करने का उपदेश देता है। यह देखिए, वो जो महंत जी थे वो कहते हैं कि बेटा आप ज़्यादा लालच मत करना, और मांगने के क्रम में कहते हैं कि दोनों लोग जाइए कुछ भिक्षा मांग के ले आइए नगरी में से। अंधेर नगरी जो है, बाजार है, वहाँ से कुछ भिक्षा मांग के ले आइए, ताकि मैं अपने जो उनके झोली में भगवान जी रहते हैं, लड्डू गोपाल, मैं उनका भोग लगा सकूं, कान्हा जी का। तो इसी क्रम में उनके दोनों शिष्य और गुरु जी अंदर प्रवेश करते हैं। कहाँ जाते हैं? दूसरे अंक में बाजार में। तो बाजार में जाते हैं। अब बाजार में जाते ही वहाँ इस दृश्य में कबाब वाला, नारंगी वाला, घासी राम, चना बेचने वाला, हलवाई, कुजड़िन सब्जी बेचने वाले, मुगल मेवा बेचने वाला, आप लोगों को शुरू में हमने पढ़ाया था, पाचक जो है चूरन बेचने वाला, मछली वाला, साहित्य वाला ब्राह्मण, बनिया जैसे पात्र हैं और अपना अपना सौदा बेचते हैं। इस अंक में ही भारतेंदु जी ने हिंदुस्तान की कमी को कुजड़िन के माध्यम से कहलवाया है। हिंदुस्तान में क्या कमी है वह कुजड़िन बोलती है। इस चीज़ को याद रखना है कि यह किस अंक में यह शब्द बोला गया है। भाई ये यूजीसी नेट में बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन, बहुत ही सामान्य पेपर नहीं रह गया है, लेकिन हाँ समझने वालों के लिए बहुत ही आसान है। तो आप समझ के साथ पढ़ने वाले बच्चे हैं तो आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ जैसे हिंदुस्तान का मेवा फूट और बैर, हिंदुस्तान का मेवा फूट और बैर, ये एक लांछित करते हैं। जो मुगल था, मुगल क्या है? मुस्लिम था, और मेवा कौन बेचता है? मुगल ही बेचता है। तो हिंदुस्तान का मेवा फूट और बैर, तो हिंदुस्तान में हमेशा हिंदू और मुसलमानों को लेकर विवाद होता आया है इस चीज़ को। तो यहाँ मुगल है और मुगल क्या नाम है, मेवा बेच रहा है, तो वह कुजड़िन बोलती है। यह बात ये आदमी को लगेगा कि मुगल ने ही बोला, कभी कभी यही नाम दे देगा कि हिंदुस्तान का मेवा फूट और बैर, यह किसने यह बोला था, यह किस अंक में बोला गया था। तो यहाँ इसमें यह बोला जाएगा कि यह कुजड़िन के माध्यम से दूसरे अंक में बोला गया था। तो कुजड़िन के माध्यम से यह भारतेंदु जी ने कहलाया था, हिंदुस्तान का मेवा फूट और बैर, कुजड़िन ने बोला था। वहीं ब्राह्मण का अपनी जात बेचना, धर्म एवं कर्म से विहीन हो जाना दर्शाया गया है। पाचक वाले के द्वारा देश में व्याप्त भ्रष्टता उजागर होती है। पाचक वाला जो है, मतलब जो चूरन बेचने वाला है, वह बोलता है, साहब लोग जो चूरन खाता, साहब लोग जो चूरन खाता सारा हिंद हजम कर जाता। मतलब आप लोग यहाँ इस पर कटाक्ष किया गया है, अंग्रेज़ों पे कटाक्ष किया गया है। उस समय देश हमारा मतलब अंग्रेज़ों के अधीन था, गुलामी में था अंग्रेज़ों के।
तो उस समय यही बोले, साहब लोग जो चूरन, साहब अंग्रेज लोग जो थे वो कौन थे, उन्हें साहब कहा जाता था। और सारा हिंद हजम कर जाते, चूरन खाते मतलब जो घूस भ्रष्टाचार घूस ले लेके हमारे हिंदुस्तान को हजम कर जा रहे हैं, घूस भ्रष्टाचार सब फैला के हमारे देश को हजम कर जा रहे हैं। तो यह पाचक वाले ने देश में व्याप्त भ्रष्टता को उजागर करते हुए, साहब लोग जो चूरन खाता सारा हिंद हजम कर जाता है, बहुत ही अच्छा उनका ये तुकबंदी है, यह पाचक वाले के द्वारा कहलाया गया है। और इसमें कटाक्ष किया गया है अंग्रेजों पर। अब तीसरा अंक है जंगल का। तीसरे अंक में ही गोवर्धन 7 पैसे में खरीदी हुई 2.5 शेर। ऐसा है कि ये जो तीसरा अंक जंगल है, जो बाजार वाला था वो बहुत बड़ा है, उसमें सबके पास गोवर्धन दास जो थे, तो जब आप लोगों को हम जब टेक्स्ट बुक पढ़ाएंगे तो उसमें बहुत अच्छे से समझाएंगे, लेकिन हमने तो पढ़ा है लेकिन हम चैनल पे नहीं पढ़ाए हैं, तो इसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो पहले मैं बेसिक समझाऊंगी, क्योंकि एक साथ अगर मैं पूरी टेक्स्ट बुक ला दूंगी तो समझ में आपको नहीं आएगा। तो इसलिए मैं कोशिश ये कर रही हूँ कि पहले आपको सामान्य चीज़ें, मेन चीज़ें समझ में आ जाए। तो जो बाजार वाला अंक है ये, इसमें क्या होता है कि जो साधु जी थे, महंत जी, वह अपने जो दोनों शिष्य थे दोनों को बिल्कुल बताए कि लालच मत करना बच्चा, थोड़ा सामान भिक्षा उक्षा मांग के ले आओ, और मैं ताकि बाल गोपाल का ठाकुर जी को भोग लगा सकूं। तो बाजार में जाते हैं, महंत भी देखते हैं, महंत जी एक जगह बैठ जाते हैं, उनके जो शिष्य थे वह जाते हैं, हम हलवाई वाले के पास जाते हैं और कुजड़िंग के पास जाते हैं, मेवा वाले के पास जाते हैं, भाई भिक्षा दे दो थोड़ा। तो वहाँ वो जाते हैं, तो वहाँ बाजार का दृश्य देखते हैं, तो वहाँ हर चीज़ टके सेर मिलती है। टके सेर मतलब अगर एक ही दाम में, अगर सस्ती चीज़ भी है तो भी वही दाम में बिकेगी, महंगी चीज़ है तो भी वही दाम में। जो महंगे चीज़ का दाम है वही चीज़ सस्ते भी चीज़ का दाम है। जैसे जिस दाम में आपको मिर्चा मिलेगा उसी दाम में आपको सब्जियां भी मिलेंगी। इस तरह का मिठाई जिस भाव में है उसी भाव में सब्जी भी, जिस भाव में मेवा है उसी भाव में सब्जी भी। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब एक दाम वहाँ फिक्स राजा ने रख दिया था और पूरे मार्केट में वहाँ एक ही दाम। तो जब भी कुछ तो पूछा जाता तो कहता था टके सेर, टके सेर, हर चीज़ टके सेर, मतलब हर चीज़ टके सेर। तो वहाँ इसीलिए अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा, इसका यह लोकोक्ति बहुत ही प्रसिद्ध है कि अंधेर नगरी चौपट राजा टके सेर भाजी, अभी अंत में होगा तुकबंदी, टके सेर भाजी टके सेर खाजा। तो जो भाजी सब्जी है वह भी टके सेर है, और वह भी मिठाई भी टके सेर, खाजा मतलब मिठाई और भाजी मतलब सब्जी। तो यह उस अंधेर नगरी जो थी उसका यह बहुत ही, वहाँ बाजार जो था बहुत ही विचित्र ढंग का था। तो वहाँ जब उसके जो नारायण दास अच्छे शिष्य थे, जो योगी जी की बातों पर चलने वाले थे, वह आते हैं और बताते हैं, दोनों लोग आते हैं कि यहाँ तो हर चीज़ बड़ा सस्ते में मिल रहा है मिठाई। तो जो गोवर्धन दास था तो वो साधु जी बोले, महंत साहब कहे कि यहाँ तो चलो थोड़ा बहुत अगर मिल गया है तो चलो चलो यहाँ से, ये नगरी रहने लायक नहीं है, यहाँ बड़ी भ्रष्टता है, बताओ हर चीज़ टके सेर मिल रहा है। तो जो थोड़ा बहुत मिला तो जो नारायण दास थे वो तो चले गए गुरु की आज्ञा मानकर, लेकिन जो गोवर्धन दास था वो थोड़ा लालची स्वभाव के थे। उनको लगा कि अरे मिठाई यहाँ खूब मिल रही है तो मैं खूब मिठाई खा लूँ। अब वहाँ अंधेर नगरी में ही वो बोले कि नहीं नहीं गुरुजी, मैं तो यहाँ रहूँगा अभी कुछ दिन, और मैं अभी आपके साथ नहीं जाऊँगा, मैं इस अंधेर नगरी यहाँ रह के इस बाज़ार में थोड़ा यहाँ के चीज़ों को देखना और खाना चाहूँगा, नहीं मैं नहीं जाऊँगा। तो फिर वो उनको छोड़ के वह चले जाते हैं। नारायण दास अपने एक जो उनका अच्छा वाला शिष्य था, उनकी आज्ञा को वो चला गया गुरु की बात मान के। अब गोवर्धन दास तीसरे अंक में क्या करते हैं, इस चीज़ को दिखाया गया है जंगल। गोवर्धन दास 7 पैसे में खरीदी गई 2.5 सेर मिठाई लेकर गुरु जी के से मिलता है।
मतलब गुरुजी से मिलता है कि गुरुजी देखिए 7 पैसे में मैंने कितनी मिठाई ले ली। यह भी पूछता है कि गोवर्धन दास ने कितने पैसे में मिठाई खरीदी, या यहाँ तक लिख देगा कि उसने मिठाई खरीदी 7 पैसे में। यह बात यह लिख देगा 3 पैसे में मिठाई खरीदी, तो गलत हो सकता है। तो इस तरह का आप लोग समझ लीजिएगा, बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन पूछता है। और इन्हीं जितना मैं पढ़ा रही हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मेन पॉइंट यही है। आप पूरा टेस्ट पढ़ेंगे ना तो नहीं होगा, नोट्स जिस तरह होता है वही समझिए है। तो यहाँ 7 पैसा दिया गया है और मिठाई खरीद के 2.5 सेर, और कितनी सेर मिठाई खरीदी, 2.5 सेर मिठाई लेकर गुरुजी से मिलता है। तो वे पूछ बैठते हैं, बच्चा किस धर्मात्मा की कृपा हुई? गोवर्धन टके सेर वाली दास्तान सुनाता है कि मतलब वहाँ सब कुछ सस्ता, बहुत सस्ता है। देखिए 7 पैसे में मैंने, भिक्षा में 7 पैसे मिले थे मुझे, और 7 पैसे में मैंने ढेर सारी मिठाई खरीदी है, 2.5 सेर मिठाई खरीदी है। तो दास्तान सुनाता है जिसे सुनकर गुरु जी को नगर के बारे में आशंका होती है, कि उनको पता चल जाता है कि नगर अच्छा नहीं है। वे अंधेर नगरी छोड़कर चलने को कहते हैं, पर गोवर्धन लालच में पड़कर उनके साथ नहीं जाता। जो आपको हम पहले बता चुके हैं कि तीसरे अंक में यही होता है कि गोवर्धन दास अपनी लालच में जाकर नहीं जाते और नारायण दास चले जाते हैं। अब चौथा अंक आता है राज्यसभा। राज्यसभा आता है। इस अंक में पिनक में बैठा राजा एक फरियादी की बकरी मर जाने पर कल्लू बनिया, जो आपको मैं पूरा पढ़ा चुकी हूँ वही चीज़ इसमें बताया गया है कि एक राजा बैठा रहता है अपने दरबार में सिंहासन पर पिनक में, और वह फरियादी की बकरी मर जाने पर कल्लू बनिया कारीगर चूने वाले भिस्ती गडेरिया को छोड़कर अंत में अपने कोतवाल को ही फांसी का दंड देता है। वो अंत में कहता है कि अच्छा कोतवाल की वजह से मरी थी। लास्ट में कोतवाल कहता है नहीं मेरी वजह से नहीं, उसको तो पूरी बात भी नहीं पता थी। तो उसने क्या दिया कि तो उसने उसी को कोतवाल को फांसी पे दंड देने का आज्ञा देता है। तो अंतोगत्वा कोतवाल की जो सवारी वो निकालने के कारण ही बकरी दबकर मरी थी। तो यह नाटक का सबसे रोचक अंक था। और इसमें क्या हुआ कि जो कोतवाल की जो गर्दन थी, 5वां अंक में है अरंड, जो कोतवाल की जो गर्दन थी, कोतवाल बहुत दुबला पतला बेचारा था, लंबा गर्दन था उसका। तो जो फांसी के जो फंदा था वह पतले आदमी के लिए नहीं था, वो मोटे आदमी के लिए था। तो गोवर्धन दास क्या था, वो मोटा हो गया, तो खूब मिठाई खा खा के बैठा था। तो तो उसने कहा कि अच्छा, तो आए जो फांसी देने वाले थे राजा के पास, हम आपको टेक्स्ट बुक जो है पढ़े हैं, मैं उससे बता रही हूँ कि वहाँ से फांसी देने वाले लोग आए। राजा ने तो आज्ञा दे दी कि आप कोतवाल को फांसी दे दो, इसने गलती की है। तो जब उसे ले गए तो वहाँ पर देखते हैं कि उसकी गर्दन बहुत पतली है और पता चला वो निकला जा रहा है फांसी का फंदा। तो राजा से आके उसके जो प्यादे थे सब नौकर लोग, वो आकर बताते हैं कि अरे गर्दन तो उसकी पास हो जा रही है, बहुत पतली है। बोले कि अच्छा कोई मोटा आदमी हो नगर में तो उसे पकड़ के ले आओ। बताओ, मतलब फांसी किसी को देना है लेकिन उसकी गर्दन पतली है तो दूसरे को मतलब फांसी देना है, इतना वो नशे में और असमझ अज्ञानी वो राजा था। तो गोवर्धन दास मोटा बेचारा खा रहा था मिठाई बैठ के पेड़ के नीचे। लोग प्यादा लोग गए उसको पकड़ के, वो कह रहा है मेरी क्या गलती है, मुझे क्यों पकड़ रहे हो? बोले चलो राजा के दरबार में बुलाए हैं तुम्हें, और पकड़ कर लिया जाता है। और तमाम फरियादों के बावजूद उसे फांसी के लिए घसीट लिया जाता है, मतलब गोवर्धन दास को फांसी के लिए। अब गोवर्धन दास अपने गुरु की वंदना करने लगते हैं, गुरु जी हमारी रक्षा करिए, क्योंकि गुरु की तो बात माने नहीं, ये गए नहीं यहाँ से, लालच में पड़ गए थे, इसीलिए गुरु की बात मानना चाहिए, लालच कभी नहीं करना चाहिए। तो इन्होंने अपना गुरु का ध्यान करने लगा कि गुरु जी हमारी आकर मदद करिए, आप तुरंत मदद करिए, नहीं मेरी जान चली जाएगी। और मैंने आपकी बात नहीं मानी, तो अपने गुरु को स्मरण करने लगे। अब क्या करें, बेचारे बहुत लड़े झगड़े, लेकिन उन्हें फांसी पर लटकाने के लिए ले गए। अब छठे अंक में तो गोवर्धन दास के जब स्मरण करने लगे उसी वक्त गुरु जी वहाँ पहुँच जाते हैं। और जैसे ही गोवर्धन दास फांसी पर चढ़ना को होता है, गुरु और नारायण दास आ जाते हैं वहाँ पर, और आ जाते हैं महंत अपनी चतुर बुद्धि। तो नारायण दास जो थे, अरे गुरु जी जो थे, वो गोवर्धन दास को कान में कुछ समझाए, और गोवर्धन दास को समझाए कि मतलब जो भी उन्हें
अपनी गुरु दीक्षा दिए और बोले कि अच्छा ऐसा है बेटा, तुम मत चढ़ो, मैं फांसी पे चढ़ूँगा। अब गोवर्धन दास बोले कि नहीं नहीं, मैं चढ़ूँगा। अरे वो कह रहे मैं चढ़ूँगा, वो कह, तो बोले कि आप लोग ये क्यों लड़ने लगे, अभी तो ये जा ही नहीं रहा था फांसी पे, और अब आपने इसको ऐसा क्या बता दिया कि ये फांसी पर गोवर्धन दास जाने के लिए। तो राजा ने कहा, तो गुरु ने कहा कि ऐसा है कि आज का जो ये दिन है, आज के दिन जो मरेगा वह क्या नाम है, सीधे बैकुंठ जाएगा, स्वर्ग में को प्राप्त करेगा। इसलिए आज का दिन बहुत ही अच्छा है, इसके वजह से फांसी पे मैं चढ़ूँगा, क्योंकि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब क्या करूँगा रह कर यहाँ, मैं इससे अच्छा स्वर्ग से धड़ जाऊँ। तो राजा कहा कि अरे मेरे रहते ऐसा नेक काम आप कैसे कर सकते हैं, मैं यहाँ का राजा हूँ, तो मैं ही सूली पे चढ़ जाऊँगा और मैं फांसी पे चढ़ के मैं स्वर्ग को प्राप्त हो जाऊँगे। और राजा ने महंत को भी कहा कि नहीं नहीं, आप नहीं चढ़ेंगे, मैं खुद चढ़ूँगा। और यह महंत जो थे, महंत तो बहुत समझदार, तो महंत अपनी चतुर बुद्धि द्वारा बैकुंठ जाने की बात कहकर सबको फांसी चढ़ने के लिए उद्वेलित कर दिया। मतलब उन्होंने क्या किया, कानाफूसी करके वो कहे कि मैं चढ़ूँगा, वो कह रहा है कि उनके शिष्य बोल रहे हैं मैं चढ़ूँगा, और इससे राजा जो था उद्वेलित हो उठा और अंत में राजा स्वयं फांसी पर चढ़ जाता है। और इस प्रहसन में कुल 28 पात्र हैं, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। और बैकुंठ चढ़ने वाली बात कब आती है, बैकुंठ जाने वाली, यह क्वेश्चन नहीं बना है कि महंत की चतुर बुद्धि और ज्ञान द्वारा जो बैकुंठ चढ़ने की बात होती है वह 6ठे अंक में कहा गया, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। और इसमें प्रमुख उद्धरण है, प्रथम अंक में है राम भजो भाई, राम के भजे से गणिका तर गए, इस तरह है, मैं टेक्स्ट बुक में उसे पढ़ाऊँगी। तो प्रथम अंक में यह राम भजो ये महंत और दोनों उनके शिष्य गाते आते जो बाह्य प्रांत। फिर अंधेर नगरी में टके शेर जात टके जात ले जात, टके शेर जात, टके के वास्ते धर्म प्रतिष्ठा दोनों, यह जात वाला जो ब्राह्मण होता है वह बोलता है। उसके बाद अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा, यह कौन कहता है, यह गोवर्धन दास कहते हैं। फिर तीसरे अंक में वो महंत साहब जब कहते हैं कि शिष्यों से कि चलिए भाई, यहाँ अच्छी व्यवस्था नहीं है, यहाँ सब कुछ जब ये टके शेर ही मिल रहा है तो यह नगरी रहने लायक नहीं है, तो उसमें नारायण दास नहीं चले जाते हैं, गोवर्धन दास नहीं जाते हैं लालच से। तो वहाँ गुरु यही बात कहते हैं, जब वो मिठाई ले आता है 7 सेर में, देखता है राजा, देखते हैं कि अरे 7 सेर में इतनी ठेस है, तो कहते हैं सेत सेत सब एक हैं, एक से जहाँ कपूर कपास, ऐसे देश कुदेश में कबहू न कीजिए वास। तो यह महंत कहते हैं, सेत सेत जहाँ एक चीज़ सब समान एक ही चीज़ है, तो सबसे, तो इसलिए वैसे जगह। फिर चतुर्थ में चुप रहो, तुम्हारा न्याय यहाँ ऐसा होगा कि जैसा यम क्या भी, यह राजा फरियादी से कहता है कि वो जब कल्लू बनिया गया था, अरे फरियादी गया था, तो राजा उससे कहते हैं चतुर्थ अंक में राज्यसभा में। और पंचम अंक अरण्य में वैश्या जोरू एक समान, अंधाधुंध मचे सब देशा, मानव राजा रहत विदेशा। अंधाधुंध मचो, यह गोवर्धन दास कहता है, अंधाधुंध मचो सब देशा, तो अंधाधुंध मचो सब देशा, मानव राजा रहत विदेशा, यह गोवर्धन दास का है। वैश्या जोरू एक समाना, यह भी गोवर्धन दास का है। यहाँ सब मतलब कहता है कि यहाँ कोतवाल को फांसी देना था, तो मुझे ही पकड़ के सब ले जा रहे हैं, बताओ गर्दन पतली है। तो यहाँ वेश्या और जोरू मतलब पति पत्नी और वेश्या एक बराबर है, यह बहुत ही बेकार है। जब उसके ऊपर पड़ी तब पता है, गुरु जब बोले थे तो समझ में नहीं आ रहा था। और 6ठे अंक में महंत जी कहते हैं कि जहाँ न धर्म न बुद्धि नहीं, नीति नहीं सुजान समाज, ऐसे ही आपो न से जैसे चौपट राज। ये महंत कहते हैं कि जहाँ धर्म नहीं, बुद्धि नहीं, नीति नहीं, सुजान नहीं, समाज नहीं, ऐसे देश में बसने वाले अपना भी नाश करते हैं और उस देश का भी नाश करते हैं। उस देश का अगर ऐसा समाज राजा होगा जहाँ धर्म बुद्धि जिसमें नहीं होगी, वह उस देश का भी नाश करेगा और अपना भी नाश करेगा। जैसे कि वहाँ इस नगरी का, अंधेर नगरी का राजा
अंत में वो खुद ही फांसी पे चढ़ गया निर्बुद्धि और महंत के बुद्धिमानी से उन्होंने अपने शिष्य तक को बचा लिया और वो निर्बुद्धि राजा अपने आप को ही फांसी पे चढ़ा दिया। तो आपको हमारी क्लास कैसी लग रही है, आप कमेंट में अपना सुझाव दीजिए। और इसी तरह मैं अंधेर नगरी के बाद यह भारत दुर्दशा नाटक को भी मैं पढ़ाऊँगी और आप हमारा चैनल पर वॉच करते रहिए।